गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू ईयर्स में आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास है ये। उसमें टैक्सेशन के बारे में पिछले क्लासेस से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं टैक्सेशन की या कर की। वो आपके नॉलेज के लिए भी और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम उन 3 अवधारणाओं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एवं जो नियम हैं करारोपण के या कराधान के टैक्सेशन के जो नियम हैं उसके बारे में, जो एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित जो कैनन्स या प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन है, जो नियम हैं आपके कराधान के, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम कर की जो अवधारणाएं हैं उसमें सबसे पहले है बेस ऑफ टैक्स, जिसको हम कर आधार एवं या फिर कर विस्तार कहते हैं हिंदी में। वो क्या होता है, देखिए, टैक्स जिस चीज़ पर रखता है, जिस चीज़ पर आपका टैक्स लगता है, उसका जो कानूनी ब्यौरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, कर आधार। इसका डेफिनेशन देखिए क्या है। कानूनी ब्यौरा उस वस्तु का जिसके आधार पर कर लगाया जाता है। तो जो बेस ऑफ टैक्स होता है, जैसे किसी के आय कर लगा, इनकम टैक्स लगा, तो उसका आधार क्या होगा, उस व्यक्ति या उस मनुष्य का जो 1 साल का जो इनकम है उसको हम क्या कहेंगे, उस पे जो लगाया गया टैक्स का आधार। इस प्रकार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं, सेवाओं, आय सबको जोड़ के हम टैक्स का एक बेस बना सकते हैं या आधार बना सकते हैं, जो कि एक लॉ के अनुसार एक बेस बन जाता है, जिसके ऊपर जिस प्रकार के या जितने दरों पे जो आपकी कर लगाया है वो लगाया जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, बेस ऑफ टैक्स। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, ये तीनों थोड़े से इंटर रिलेटेड हैं, देखिए किस प्रकार से। दूसरा जो है बॉयंसी ऑफ टैक्स, जिसको हम कर उत्प्लावकता कहते हैं। बॉयंसी मतलब जिसको हम उछाल कहते हैं। बॉयंसी ऑफ टैक्स का क्या डेफिनेशन है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा अभी। बिना कर के दर में परिवर्तन लाए या कर के विस्तार में परिवर्तन लाए अगर कर राजस्व में वृद्धि हो तो उसे कर की उत्प्लावकता या उछाल कहा जाता है। देखिए, टैक्स जो है, कर जो है, उसकी वृद्धि हो सकती है या उसकी कमी हो सकती है। अगर हम कह रहे हैं कि जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसके टैक्स के बेस में या विस्तार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ना ही करों के दर में कोई परिवर्तन हुआ है, फिर भी अगर कर जो संग्रह किया है सरकार ने या जो भी सत्ता है, उसमें अगर वृद्धि या कमी की पाई जाती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बॉयंसी ऑफ टैक्स या कर की उछाल। देखिए, ये किस प्रकार संभव हो सकता है। जैसे अगर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाए और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के कारण ऑटोमेटिकली आपके कर की जो राजस्व है वो अगर बढ़ जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बॉयंसी ऑफ टैक्स। अब बॉयंसी ऑफ टैक्स में और जो नेक्स्ट हम अवधारणा पढ़ रहे हैं उसमें क्या अंतर होता है, देखिए। उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स या कर की लोच। ये बिल्कुल बॉयंसी ऑफ टैक्स से पृथक होता है। बॉयंसी ऑफ टैक्स में हमने क्या कहा है, कर राजस्व या कर विस्तार में परिवर्तन अगर नहीं होता है, उसके बावजूद अगर कर राजस्व में वृद्धि होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कर की उत्प्लावकता या कर में जो उछाल है। इसके विपरीत
हम कर की लोच का डेफिनेशन क्या है आप देखिए। कर के दर या विस्तार में प्रतिशत परिवर्तन के कारण कर राजस्व में परिवर्तन को कर का लोच कहा जाता है। जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसी प्रकार से अगर प्रतिशत परिवर्तन होता है किसमें, करों के दर में या फिर विस्तार में, और उसके कारण कर राजस्व में जो प्रतिशत परिवर्तन पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कर का लोच। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट है ये इंटर रिलेटेड है। कर विस्तार या कर का आधार, कर में उछाल या फिर कर की लोच। कर की लोच इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स और कर की उत्प्लावकता या कर की उछाल जिसको हम बॉयंसी ऑफ टैक्स कह रहे हैं, वो दोनों क्या है, एकदम डिफरेंट चीज़ है। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स में कर की लोच में करों के दर में वृद्धि होने से कर राजस्व में वृद्धि हो या कमी हो, ये किस पे निर्भर करता है, कितनी करों की दर को बढ़ाया गया है। तो इसका जो कोरिलेशन है, इसमें जो एक दूसरे के बीच में जो परस्पर संबंध है, ऋणात्मक भी मिल सकता है या फिर धनात्मक भी मिल सकता है। ये सब चीज़ किस पे डिपेंड करता है, कर की प्रशासन या करों की दर किस लेवल पे है, किस स्तर पे है। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टैक्स बेस, बॉयंसी ऑफ टैक्स एवं इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स। अब जिस प्रकार से हमने सार्वजनिक व्यय के कुछ सिद्धांत या नियम पढ़े थे, उसी प्रकार से टैक्सेशन की भी कुछ नियम हैं जिसको हम करारोपण के सिद्धांत कहते हैं, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। ये सिद्धांत क्या होती है, अच्छी कर पद्धति में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उनको दर्शाती है करारोपण के सिद्धांत। तो एडम स्मिथ पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे, मतलब इनफैक्ट पहले ही अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कराधान या करारोपण के नियम या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। उनसे पहले किसी भी नाम के अर्थशास्त्री ने कभी करारोपण के सिद्धांतों के बारे में प्रतिपादन नहीं दिया था। इसके बाद में कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने करारोपण के सिद्धांत अपने हिसाब से दिए हैं। वो हम नेक्स्ट क्लास में टेकअप करेंगे। तो इस क्लास में देखिए एडम स्मिथ्स कैनन ऑफ टैक्सेशन, एडम स्मिथ के जो करारोपण के जो सिद्धांत है वो क्या क्या है। देखिए पहला है समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वालिटी। प्रत्येक राज्य के नागरिकों को अपने आय के अनुपात में जिसका आनंद वे राज्य के संरक्षण में प्राप्त करते हैं, राज्य के सहायता के लिए अंशदान करना चाहिए। इसको हम प्रोपोर्शनल या अनुपातिक कर सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य के जो नागरिक होते हैं वो कुछ आय प्राप्त करते हैं, वो किसी प्रकार से आय प्राप्त कर सकते हैं, उसी के अनुपात में अगर वो राज्य के सहायता के लिए कोई अंशदान करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समानता का सिद्धांत कहते हैं। परंतु अगर आप जस्टिस की बात करें तो डेफिनेटली जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, जिसको हम आरोही कर प्रणाली कहते हैं, उसको हम प्रोपोर्शनल या अनुपातिक कर प्रणाली से बेहतर मानते हैं। इसका क्या तात्पर्य है, जिसको हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को, कि जितनी ज़्यादा आय हो उन पर अगर थोड़ा सा अधिक कर लगाया जाए कम आय वर्ग के लोगों के मुकाबले में, तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, जो आपकी न्याय है, वह क्या होगा, समाज में अधिक होगा। एडम स्मिथ के अनुसार जो सेकंड जो आपके पास में सिद्धांत है, कैनन है, उसको हम कहते हैं निश्चितता का सिद्धांत,
कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इसके अनुसार कर के भुगतान का समय अवधि तथा राशि आदि करदाता तथा प्रत्येक अन्य व्यक्ति को स्पष्ट होनी चाहिए। कैनन ऑफ सर्टेनिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो करप्शन होता है या जो आपके टैक्स प्रणाली में जो सही प्रकार से अगर जानकारी नहीं प्राप्त होने के कारण लोगों को टैक्स हैरेसमेंट होता है, किससे? टैक्स प्रशासन द्वारा, उसको दूर करने के लिए एक निश्चितता होनी चाहिए कर प्रणाली में या करारोपण में। उसको हम निश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये जो करप्शन होता है या भ्रष्टाचार होता है या फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, प्रशासन द्वारा जो हैरेसमेंट होता है या जो आपके पास में टैक्स प्रशासन द्वारा जो दिक्कतें आती हैं व्यक्तियों को कर अदा करने में, वह नहीं होनी चाहिए। उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? आपके पास में ये स्पष्ट होना चाहिए कि करों का दर कितना है, कितनी कर राशि आपको भुगतान करनी है, कब करनी है, किस समय अवधि के अंदर करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको निश्चितता का सिद्धांत आपको बताता है। थर्ड जो कैनन है एडम स्मिथ द्वारा, वो थोड़ा सा निश्चितता के सिद्धांत के इंटर रिलेटेड ही है, एक दूसरे से परस्पर संबंध रखता है। वो है सुविधा का सिद्धांत, कैनन ऑफ कन्वीनियंस जिसको हम कहते हैं। इसके अनुसार कर ऐसे तरीके और समय लगाए जाना चाहिए जबकि करदाता उसका अत्यंत सुविधा के साथ भुगतान करे। ये जनरली सब टैक्सेस पे लागू नहीं होती है, क्योंकि जनरली अधिकतर टैक्सेस सारे नागरिकों के लिए एक ही समय अवधि पर अदा करने का डेट तय किया जाता है। बट कुछ इस प्रकार के जो कर होते हैं जिसको हम भूमि कर कहते हैं, जिससे हम भूमि राजस्व, लैंड रेवेन्यू अदा करते हैं। जैसे किसान लैंड रेवेन्यू कब अदा कर सकता है? जब उसकी फसल कट जाती है या बाजार में बिक जाता है। तो ये सब जो सुविधा है जिसको हम कैनन ऑफ कन्वीनियंस कह रहे हैं, ये भी करारोपण का सिद्धांत का एक पार्ट होना चाहिए, जिससे कन्वीनियंस के तौर पे सुविधा होनी चाहिए करदाता को कि कब वो अपना टैक्स चुका सके। इसके बाद जो आपके पास में जो अंतिम सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा जो दिया गया था, उसको हम मितव्ययिता का सिद्धांत कहते हैं, कैनन ऑफ इकोनॉमी। एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास में प्रिंसिपल है या नियम है कि टैक्सेशन इतनी होनी चाहिए कि टैक्सेशन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि टैक्स का जो राजस्व है वो टैक्स जुटाने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं और टैक्स प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो पैसे खर्च होते हैं उससे अधिक हो। वरना कोई फ़ायदा नहीं कि आपने 10 रुपये का टैक्स लिया और उस टैक्स को लेने के लिए ही आपके 11 रुपये खर्च हो गए। कैसे? जो टैक्स की जो मशीनरी होती है या जो व्यवस्थाएं होती हैं टैक्स जमा करने की, वह उस पर अगर खर्च टैक्स राजस्व से ज़्यादा हो तो वो मितव्ययिता के सिद्धांत के अगेंस्ट या विपरीत जाएगा। इसमें देखिए, इस सिद्धांत का उद्देश्य है कि कर वसूली का प्रशासनिक लागत कम से कम हो, अर्थात लोगों के जेब से बाहर आने वाले धन तथा राजकोष में किए जाने वाले धन में कम से कम अंतर। यानी कि जो लोग टैक्स जितना भुगतान कर रहा है, मतलब जो रकम भुगतान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का टैक्स हो, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो, जितनी रकम उन्होंने भुगतान की है उतनी ही या उससे कुछ मात्र कम टैक्स ही राजकोष में पाया जाना चाहिए। इसका मतलब है जो बीच में जो एक्सपेंसेस होते हैं टैक्स वसूली के या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे जो खर्चे होते हैं टैक्स के, जो जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं, वो न्यूनतम होनी चाहिए। इससे क्या होता है? मैक्सिमम सरकार को फ़ायदा होता है, और सरकार को टैक्स का फ़ायदा अल्टीमेटली किसको फ़ायदा देने के लिए राजस्व लिया जाता है? नागरिकों को फ़ायदा देने के लिए। तो इस प्रकार से मितव्ययिता का सिद्धांत एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत उभर के आ जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में देखिए स्टूडेंट्स, कराधान के
अन्य सिद्धांत अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी दिया है। सबसे मुख्य तौर से बैस्टेबल के सिद्धांत है। ये जो बाकी जो सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत है, उनके बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।